हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है, हमने डिस्कस करना है आपका सीए फाउंडेशन लॉ का एबीसी एनालिसिस। अब इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि आपके कौन कौन से लॉ के, बेसिकली जो मेरा फोकस रहेगा वो बिजनेस लॉज पे रहेगा। ठीक है, ऑल्दो जो ये आपका पेपर 2 है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, बीसीआर। बिजनेस लॉज आपको 60 मार्क्स का आएगा एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग जो है वो आपको 40 मार्क्स का आएगा। मेरा फोकस जो ज़्यादा रहेगा वो लॉ पर रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ आपको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है सिलेबस में, एंड देन ये थोड़ी सी ज़्यादा अटेंशन जो है वो डिमांड करता है, ये सब्जेक्ट ऐसा है आपका। ठीक है, इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एबीसी एनालिसिस आपका, कि एबीसी एनालिसिस मतलब आपने कौन कौन से चैप्टर पहले करने हैं लॉ के। कैटेगरी बी चैप्टर, कैटेगरी सी चैप्टर इसमें होंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो सिलेबस है वो काफ़ी कम होता है इसमें। नेक्स्ट उसके बाद मैंने डिस्कस करना है आपका पेपर पैटर्न, कि आपका जो क्वेश्चन फ्रेम करता है इंस्टीट्यूट वो कौन कौन से चैप्टर्स में से कहाँ कहाँ से फ्रेम होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ये आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टॉपिक्स बताऊंगी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड कंपनीज एक्ट, इसके हमने टॉपिक्स जो हैं वो मेनली डिस्कस करने हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका लॉ है बिजनेस लॉज, इसमें आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स यानी कि कैटेगरी ए चैप्टर्स, ये आपने सबसे पहले करने हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट एंड कंपनीज एक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर पे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर करो, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा भी है और काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से फ्रेम होते हैं, वेटेज भी काफ़ी है इस चैप्टर की। देन उसके बाद कंपनीज एक्ट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके आगे जो लेवल्स आएंगे सीए इंटर, उसमें भी आपको कंपनीज एक्ट जो है वो फिर से दोबारा से इंट्रोड्यूस होगा और एडवांस लेवल पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट भी आपने ध्यान से करके जाना है, ये थोड़ा सा जो टॉपिक है पार्टनरशिप एक्ट का ये थोड़ा टेक्निकल रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरी बी चैप्टर्स की। कैटेगरी बी चैप्टर्स हैं हमारे पास सेल ऑफ गुड्स एक्ट और एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड एलएलपी, एलएलपी को तो छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बहुत छोटा सा इजी सा चैप्टर है ये। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे आपको थोड़ा सा अपना फोकस जो है वो करना पड़ेगा, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं इसमें, अभी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, देन आपको समझ आ जाएगा कि ये किस तरह का चैप्टर है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की। ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा। देखो, आप लोगों को टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें से ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये तो कंपलसरी है, ये आपने करना ही करना है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग 5 रह जाते हैं उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। अब जो ये एनालिसिस मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये जो एनालिसिस बेस्ड है ये दिसंबर 21 एंड जुलाई 21 जो लास्ट 2 अटेम्प्ट्स हुए हैं उन पे बेस्ड है, जो इंस्टीट्यूट ने पैटर्न डाला है। और नॉर्मली इंस्टीट्यूट यही पैटर्न फॉलो करता है, यही पैटर्न जो है वो आपका फॉलो करता है। देखो क्या होता है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, मैम ये बताओ करने कौन कौन से क्वेश्चन है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 3 पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स में से आपको 2 पार्ट्स कंपनीज एक्ट के होंगे, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट जो होता है, यहाँ कंपनीज एक्ट आ गया है, यहाँ पे आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का होगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, 4 मार्क्स का आएगा आपको। कंपनीज एक्ट क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट जो कंपनीज एक्ट है वो भी 4 मार्क्स का आएगा, ये भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपको केस स्टडी बेस्ड आएगा। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 4,
और ये आपके लिए एक तरह से बेनिफिट रहेगा। क्यों? क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट इजी भी है, छोड़ के मत जाना इसको बिल्कुल भी। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और एलएलपी उस पर थोड़ा कम फोकस करते हैं। लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये स्कोर जो है आपका रेस करेगा। कंपनीज एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में काफी ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जो टेक्निकल हैं, कई बार आप पूरा उसका 100% आंसर नहीं दे पाते, तो इसीलिए बेटर है सेल ऑफ गुड्स एक्ट और एलएलपी ये दोनों करके जाओ। क्यों? क्योंकि इससे आपको फायदा होगा, आपकी वेटेज जो है वो बढ़ेगी, इससे एवरेज मार्क्स इससे बढ़ेंगे। सो ये आपके लिए एक तरह से बेनिफिशियल क्वेश्चन है। क्यों? एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, दूसरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट इजी भी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट उसके बाद अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ए पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन एंड एलएलपी का भी डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपको बेनिफिट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 में, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन आप जैसा कि देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 भी 12 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 2 भी 12 मार्क्स का है, 3, 4 एंड 5 ये सारे क्वेश्चन 12 मार्क्स के हैं। ठीक है, अप्रॉक्स आपको ये जो है इस तरह से आता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, वो आपका बी पार्ट आपको बेनिफिट रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो एलएलपी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन होगा, ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर इसीलिए इस क्वेश्चन को छोड़कर जाने का, इस क्वेश्चन को पेपर में छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी डायरेक्ट क्वेश्चन और एलएलपी का भी डायरेक्ट क्वेश्चन। सो इसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट करना क्वेश्चन नंबर 2 को। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या है, ए पार्ट पार्टनरशिप एक्ट, बी पार्ट पार्टनरशिप एक्ट एंड सी पार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट के दोनों ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। पार्टनरशिप एक्ट आपको टोटल 6 मार्क्स का आएगा। कई बार क्या करते हैं इंस्टीट्यूट, इन दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करके एक क्वेश्चन दे देता है। वो हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में थोड़ा सा बाद में जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ए सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में पार्टनरशिप एक्ट है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। दोनों 6 मार्क्स के हैं आपके पास। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे बेनिफिट कहाँ पे दिखेगा, मुझे बेनिफिट दिखेगा यहाँ पे। तो बेटर है आप क्वेश्चन नंबर 4 भी करो। क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्दो आपके पास एक चॉइस है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कंपलसरी था, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बता दिया एलएलपी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों के डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी होता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको मैंने बता दिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में आ रहा है, तो दैट्स वाई ये बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी आपने करना है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो सेल ऑफ गुड्स एक्ट की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और कंपनीज एक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन में बेनिफिट कहाँ पे आया, यहाँ पे कंपनीज एक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है 6 मार्क्स में। अभी मैं आप लोगों को टॉपिक भी बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, जो आपने थोड़ा ध्यान से देख के जाने हैं। ठीक है, सो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने करना है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की क्या दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 6 में अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है डायरेक्ट 5 मार्क्स में, पार्टनरशिप एक्ट है डायरेक्ट 4 मार्क्स में, कंपनीज एक्ट है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है 3 मार्क्स में। अब देखो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन नंबर 3 छुड़वाया और एक क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको यहाँ पे इंडिकेशन नहीं दे रही कुछ भी, लेकिन इन केस पार्टनरशिप एक्ट मैंने जैसा कि बताया थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, कई बच्चों को मुश्किल लगता है। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 में स्ट्रगल कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आएगा डाउट, अगर आएगा
कंपनीज एक्ट की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप हैंडल कर लोगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर डाउट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टनरशिप एक्ट है वो 6 मार्क्स का है और यहाँ पर जो पार्टनरशिप एक्ट है वो सिर्फ 4 मार्क्स का है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा, यहाँ पर पार्टनरशिप 6 है, यहाँ पर 4 है, ये मैंने बेनिफिट बता दिया। दूसरी बात ये, यहाँ पर 2 डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 6 मार्क्स में। सो इन केस अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट लग रहा है कि आप इसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे, आप इतना ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे, अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 6, अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लो, ठीक है। अब देखो एक बार दोबारा से बता दूं मैं, यही पैटर्न रहता है ऑलमोस्ट। अगर इंस्टीट्यूट ने पेपर आउट ऑफ द बॉक्स ना कर दिया, इंस्टीट्यूट पेपर आउट ऑफ द बॉक्स कैसे डालता है, इंस्टीट्यूट पेपर आउट ऑफ द बॉक्स डालता है जब वो पेपर पैटर्न चेंज कर देता है, क्वेश्चन चैप्टर्स की वेटेज चेंज करता है, इस तरह से वो आउट ऑफ द बॉक्स पेपर डालता है। और वो कोई पेपर मुश्किल नहीं डालता, पेपर हमेशा इजी ही होता है। अब फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है, कोई चॉइस नहीं है, आपने करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे बहुत मेजर बेनिफिट मिल जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, बहुत इजीली स्कोर कर लोगे, क्योंकि एलएलपी देखो एक 5 मार्क्स का एलएलपी आ रहा है और उसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। एलएलपी है भी मुश्किल से 8-10 पेजेस का चैप्टर आपका, तो ये कर लोगे तो बहुत अच्छे रहोगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, तो ये 7 मार्क्स का भी आपको हैंडल करने में, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, इजी नहीं होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 तो समझो आपके लिए कंपल्सरी है, वो आपने करने ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको डाउट आएगा यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 6 में चॉइस ले लो, जो बेटर लगता है, जो जिसमें ज्यादा स्कोर कर सकते हो वो ले लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास सेल ऑफ गुड्स एक्ट है और पार्टनरशिप एक्ट है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में 6 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है और पार्टनरशिप एक्ट की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, सो ये भी आपसे इजीली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं बेनिफिट ले लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड कंपनीज एक्ट, दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं जो अच्छे से आपने किए होंगे, कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन में बेनिफिट मिल जाएगा 6 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6 में आप चॉइस ले सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया। ये तो बात थी देखो आपके पेपर पैटर्न की, ठीक है, कि आपको किस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो अलग अलग चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से हैं। देखो मैंने इसमें सारा सिलेबस कवर नहीं किया, एलएलपी बहुत आगे से आगे ही एक छोटा सा चैप्टर है, वो मैंने कवर नहीं किया। इसमें जो चैप्टर मैंने कवर किए हैं आपके, एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड नेक्स्ट आपका कंपनीज एक्ट, ये मैंने कवर किया है। कंपनीज एक्ट के भी कुछ टॉपिक्स मैंने लिए हैं। अब क्वेश्चन जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे शुरू करते हैं पहले। तो यहाँ से आपको जो मैं पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ये मार्क करो। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कहाँ से आएंगी, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन टॉपिक नंबर 1 से आ सकता है, टॉपिक 3 से आ सकता है, टॉपिक 5 एंड 6 से आ सकता है। यहाँ से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फ्रेम हो सकती हैं। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पढ़ोगे, उसमें ऑलरेडी दी हुई है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेंस एंड मोड्स ऑफ रिवोकेशन, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, अगर आएगा तो चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। यहाँ से अब ये 2 टॉपिक आपने ध्यान से पढ़ के जाने हैं। वैसे तो ये सारे टॉपिक से इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोजल और ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर, इसका डिफरेंस ध्यान से पढ़ के जाना, इसका डिफरेंस ध्यान से पढ़ के जाना। उसके बाद एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, यहाँ से बहुत केस स्टडी बनती हैं, सारी केस स्टडीज पढ़ के जाओ इंस्टीट्यूट के मटेरियल में से। मोड्स ऑफ रिवोकेशन,
उसके बाद बात करते हैं कंसीडरेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इंस्टीट्यूट इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करता है। कंसीडरेशन में उन्होंने क्या कहा, कंसीडरेशन में व्हाट इज कंसीडरेशन, रूल्स रिगार्डिंग कंसीडरेशन, सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फ्रेम हो सकती हैं। वैलिडिटी ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, केसेस पढ़े थे हमने कि कब एक कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन बन सकता है, ठीक है। सो ये आप लोगों ने टॉपिक्स कंसीडरेशन के देख के जाने हैं। उसके बाद हम लोगों ने करना है अदर एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कैपेसिटी, फ्री कंसेंट एलिमेंट्स, वाइटिंग, फ्री कंसेंट, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। वॉइड एग्रीमेंट्स, कौन कौन से एग्रीमेंट स्पेशली डिक्लेयर्ड एज वॉइड है, ठीक है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और फ्री कंसेंट, ये पढ़ के जाना ध्यान से। परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्लिगेशन बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म, डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। इफेक्ट्स ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ऑफर, यहाँ से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। इफेक्ट्स ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस, लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ये सारे जो हैं ये परफॉर्मेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ये हमने सारे डिस्कस करने हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने सारे पढ़ के जाने हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, केस स्टडीज बहुत फ्रेम करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। देखो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना इसमें से, तो 90% केसेस में डिफरेंस आता है एंटीसिपेटरी ब्रीच एंड एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वरना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है वो इसमें से फ्रेम होंगी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फ्रेम होंगी। अब कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स पे शॉर्ट क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स का इंस्टीट्यूट पूछेगा, आपसे पूछ सकता है। अब बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट की। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, सेल डिस्टिंग्विश फ्रॉम सिमिलर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट असर्टेनमेंट, कंडीशंस एंड वारंटीज के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टिपुलेशन एज टू टाइम, इंट्रोडक्शन, कंडीशंस एंड वारंटीज, when condition to be treated as warranty, express and implied warranty, यहाँ से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से बन जाती हैं। सिविट एम्प्टर, यहाँ से भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है वो फ्रेम हो जाती हैं। देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को करने का फंडा अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी, मोड्स ऑफ डिलीवरी और टाइप्स ऑफ डिलीवरी कर जाना, अनपेड सेलर के राइट्स कर जाना और उसकी एक्सेप्शन। कंपनीज एक्ट में क्या क्या करना है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, सोलेमन वर्सेस सोलेमन का केस, वो ध्यान से पढ़ के जाना। काइंड्स ऑफ कंपनीज में यहाँ से तो देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ही फ्रेम होंगी, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो इंस्टीट्यूट नहीं डालेगा। काइंड्स ऑफ कंपनीज में से देखो एक कंपनी आती है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी, आप लोग स्कैनर सॉल्व करोगे, जब स्कैनर देखोगे ना, स्कैनर में आप लोगों को 2-3 क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे जो होल्डिंग और सब्सिडरी पे बेस्ड है, कि इस कंपनी ने इस कंपनी का इतना एक्वायर किया तो बताओ क्या होगा। ये सारा जो है ये ध्यान से पढ़ के जाना। डिफरेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज, डायरेक्ट क्वेश्चन। एक टॉपिक आता है प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनीज, वो थोड़ा सा देख जाना टॉपिक। सेक्शन 8 राइट्स एंड रिस्ट्रिक्शन और रिवोकेशन। देखो सेक्शन 8 कंपनीज में राइट्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंपनीज और इसका रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस किस किस केस में होगा, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही फ्रेम होगा। इफेक्ट्स ऑफ सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहाँ से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि ये कंपनी इस दिन को रजिस्टर हुई, इस दिन को अगर ये कंपनी रजिस्टर हुई तो ये इसकी सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ रजिस्टर उस पर इनकॉर्पोरेशन पे, तो बताओ क्या होगा इसका इफेक्ट, ये सब वगैरह ये आपको मॉड्यूल पढ़ोगे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख दिए हैं, ऑल्दो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑल्दो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड जितना भी पार्ट है,
कुछ फॉर्म्स वगैरह थे कि रजिस्टर कराने वक्त ये फॉर्म्स होते हैं इस तरह का, तो वो जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, वो एक बार कर जाना। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड इंडोर मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे इस पे हमें आती हैं, स्कैनर में मॉड्यूल में दे रखी हैं, इसको पढ़ो, बार बार पढ़ो। अब मैम हमें समझ नहीं आता कि लॉ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम किस तरह से हैंडल करें, क्या लिखें उसमें। देखो आपको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्वेश्चन किस बारे में पूछ रहा है, इसके लिए आप लोग क्या करो, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, लॉ का प्रोविजन पढ़ के छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है, हमने इंडोर मैनेजमेंट का मतलब समझ लिया, हाँ ठीक है हो गया, हम क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे, नहीं, बल्कि जब क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को पता ही नहीं लगता कि क्वेश्चन है किस बारे में वो पूछ रहा है, कौन सा प्रोविजन मांग रहा है क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या करो, सिर्फ प्रोविजन पढ़ के मत छोड़ो, आप लोग प्रोविजन पढ़ के सिर्फ मत छोड़ो, आप लोग प्रॉपरली क्वेश्चंस करो मॉड्यूल के, बार बार पढ़ो क्वेश्चंस को। अभी आपके पास टाइम है, कर सकते हो, चाहो तो लिखो, अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप की टेस्टिंग करो, बजाय कि डायरेक्ट पेपर में टेस्टिंग करने के अभी अपने आप की टेस्टिंग करो। टेस्ट दो ज्यादा से ज्यादा, मॉक टेस्ट जरूर दो लॉ का, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट भी करनी आए, कंटेंट क्या क्या लिखना है, ओवर राइटिंग तो नहीं कर रहे, आपका फैकल्टी जो है वो आपको गाइड करेगा, ठीक है। और दूसरा, जितनी ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ोगे, देखो हर सीए के हर लेवल पे यही होता है, आप लोग जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको अकाउंट्स के एबीसी एनालिसिस में भी बताया था कि आपके पास अप्रॉक्स 15 डेज ऑफ मे बचे हैं, जिसमें से आपने 8 डेज लॉ को देने हैं। तो यहाँ पे भी वही है, अगर आप एलएलपी और सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये एक दिन में कर लो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आपको करने में पूरा एक दिन लग जाएगा, विद क्वेश्चंस बात कर रही हूँ मैं। स्कैनर के क्वेश्चंस देखो, नवंबर 20 से लेकर अब तक के सारे क्वेश्चंस देख लो, एमटीपी आरटीपी देखो करंट ईयर की। उसके बाद आपका जो कंपनीज एक्ट है उसको भी आपको एक दिन लगेगा, पार्टनरशिप एक्ट को आपको एक दिन लगेगा। 4 दिन में आप कोशिश करो कि आपने अपना सिलेबस खत्म करना है। रिमेनिंग जो 3 डेज रह जाएंगे, रिमेनिंग 3 एक मैंने कंसीडर नहीं किया, ठीक है, तो रिमेनिंग जो 3 रह जाएंगे उसमें से आपने क्या क्या करना है, एक तो अपने मॉक टेस्ट दोनों, आरटीपी रिवीजन टेस्ट, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो हर चैप्टर के, ये एक दिन में खत्म करो। तीसरा आपने करना है, थर्ड वन जो आपने करना है, थर्ड वन आपने करना है आपका फुल सिलेबस का टेस्ट दो। फुल सिलेबस के देखो लॉ के कम से कम 3 टेस्ट आप लोगों को चाहिए, तब आप ये कह सकते हो कि आप लॉ वाले पार्ट में 60 में से अप्रोक्स 50 या 55 स्कोर कर लोगे, अगर आपने 3 टेस्ट पहले अटेम्प्ट किए होंगे। मैम जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का है उसका क्या करेंगे, देखो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग के लिए ना आप लोग, ऑल्दो मैं ये नहीं कह रही कि आपका पार्ट वो मुश्किल है या इजी है, मैं ये कह रही हूँ उसकी प्रैक्टिस करो, स्कैनर करो, उसके आरटीपी एमटीपीज करो, उसमें आपको इंग्लिश ही आएगी, लेटर राइटिंग, नोटिस एंड ऑल दैट, तो वो आप लोगों की ऑलरेडी जो एकेडमिक्स में है वो बहुत प्रैक्टिस हुई होती है। सो ये था आपका लॉ का एबीसी एनालिसिस। इसमें मैंने आपको बताया कि आपने कौन कौन से कैटेगरी ए चैप्टर्स हैं, बी चैप्टर्स हैं, फिर उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर पैटर्न एंड टॉपिक्स, ठीक है, ये आपने देख के जाना है और इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू।